हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह बीएससी पार्ट सेकंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में उप सहसंयोजक रसायन के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। पिछली क्लासों में भी आप इस उप सहसंयोजक यौगिकों के नामकरण को पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां थोड़ा डिटेल में आपको ये नामकरण पढ़ना है। लास्ट वीडियोज में मैं आपको उप सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, बर्नर के सिद्धांत और इसका प्रायोगिक प्रमाण की मैं बात कर चुका हूं। कीलेट एवं कीलेटीकरण क्या होता है, कीलेट को किन कारकों के द्वारा स्थायी किया जा सकता है, कीलेटीकरण से बने हुए यौगिक जो होते हैं वो सामान्य यौगिकों की तुलना में क्यों अधिक स्थायी होते हैं, उसकी भी बात मैंने कर ली थी। और हमने EAN रूल, जिसे हम बोलते हैं प्रभावी परमाणु संख्या नियम, को भी देख लिया था। अब हम बात कर रहे हैं इन संकुल यौगिक जिन्हें हम उपसहसंयोजक यौगिक बोलते हैं उनके नामकरण की। तो देखिए, सामान्यतः जो आप पढ़ते हैं वो उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण पढ़ते हैं, लेकिन IUPAC नामकरण से पहले जब ये उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिकों की खोज की गई थी तो इनका जो नामकरण करने का आधार जो था वो नामकरण का आधार था, एक तो हम करते थे खोजकर्ता के नाम के आधार पर, जिसने भी उपसहसंयोजक यौगिक को खोजा, या तो उसके नाम के आधार पर हम इनका नामकरण करते थे, या फिर दूसरा आधार होता था रंग के आधार पर, कि जैसा उपसहसंयोजक यौगिक का रंग है उसके आधार पर भी उन उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण किया जाता था IUPAC नामकरण से पहले। उस समय ज्ञात जो उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक थे वो बहुत ही कम संख्या में थे, लेकिन जैसे 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 उपसहसंयोजक यौगिकों की संख्या बढ़ती गई तो इनका नामकरण इन आधारों के अलावा IUPAC पद्धति के द्वारा किया गया था। तो पहले हम बात करते हैं कि जैसे खोजकर्ता के नाम के आधार पर मान लीजिए ये संकुल यौगिक खोजा गया था PTNH3 का होल 4 और PTCl4, ये संकुल यौगिक खोजा गया, और एक वैज्ञानिक थे हेनरी मैग्नस। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस संकुल यौगिक को सबसे पहले खोजा था, इसलिए इस संकुल यौगिक को हम बोलते हैं क्या, मैग्नस लवण के नाम से जानते हैं। इन्होंने कहा कि भाई मैंने इसको खोजा है, मैंने इसकी डिस्कवरी की है, तो इन्होंने इसको बोल दिया था मैग्नस लवण। ठीक है, मान लीजिए उसके बाद जैसे रंग के आधार पर यदि हम बात करें कि मान लीजिए कोबाल्ट का कोई संकुल है, ये CONH3 का होल 6 Cl3, यदि हम इसकी बात करें तो ये नारंगी रंग का संकुल था, नारंगी रंग का संकुल यौगिक था, और नारंगी रंग के संकुल यौगिक की वजह से हम इसका जो नामकरण किया गया वो किया गया ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड के नाम से, क्योंकि ल्यूटियो जो वर्ड है उसका अर्थ होता है लैटिन भाषा में नारंगी, ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, इसका नामकरण किया गया। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर इसी कोबाल्ट का अगर हम दूसरा संकुल यौगिक देखें जो कि उस टाइम खोजा गया था, ये Cl2, अभी भी समन्वय संख्या इसकी 6 है। ये बैंगनी नीले रंग का था, हम बैंगनी लिख सकते हैं या हम इसको लिख सकते हैं नीले रंग का संकुल यौगिक था। तो ये नीले रंग का संकुल यौगिक होने की वजह से रंग के आधार पर ही इसका नामकरण उस टाइम किया गया था, और इसको हम बोलते हैं परप्यूरियो, क्योंकि लैटिन भाषा में परप्यूरियो का अर्थ ब्लू होता है, तो इसे हम बोलेंगे परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड। ठीक है, तो शुरुआत में जब उपसहसंयोजक यौगिक खोजे गए थे तो उनका नामकरण का जो आधार हुआ करता था वो या तो होता था खोजकर्ता के नाम के आधार पर, जैसे मैंने कहा कि ये हेनरी मैग्नस ने खोजा तो इसका नाम मैग्नस लवण हो गया, ये नारंगी, या फिर होता था रंग के आधार पर, जैसे ये संकुल यौगिक नारंगी रंग का था तो नारंगी रंग के लिए ल्यूटियो शब्द वहां पर काम में लिया गया तो इसको बोल दिया ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। ये संकुल यौगिक यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये नीले रंग का था, नीले रंग को वहां लैटिन भाषा में बोलते हैं परप्यूरियो, तो यहाँ हम बोल सकते हैं इसको परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड। लेकिन जैसे जैसे उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिकों की संख्या बढ़ती हुई चली गई तो फिर ये जो
खोजकर्ता के नाम के आधार पर या रंग के आधार पर उनका नामकरण करना आसान कार्य नहीं था। अतः फिर आईयूपीएसी के आधार पर, आईयूपीएसी जो पद्धति है उसके आधार पर उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। उसके नियम है और उन नियमों की हमें चर्चा करनी है। आईयूपीएसी पद्धति के द्वारा उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण करने के दो तरीके हो सकते हैं। तरीके से मतलब इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो आधार हम इसका कर सकते हैं। दो तरीके से आपको इसको पढ़ना है। एक है, पहला जो पार्ट है वो है सूत्र के आधार पर नाम लिखना। ठीक है, आपको कोई संकुल यौगिक का सूत्र दिया हो और उससे आपको नाम लिखना हो तो हमें क्या क्या नियम का पालन करना पड़ेगा। एक तरीका तो यह है। दूसरा है, नाम के आधार पर संकुल यौगिक का जो भी नाम दे दिया गया उसके आधार पर यदि हम सूत्र की बात करें, नाम के आधार पर सूत्र लिखना। ठीक है, तो ये आईयूपीएसी नामकरण उपसंयोजक यौगिकों का करने के लिए हम दो तरीके देख सकते हैं। एक तरीका है हमारा सूत्र के आधार पर नाम लिखना, दूसरा है हमारा नाम के आधार पर सूत्र लिखना। कोई भी संकुल यौगिक है, उसका सूत्र दे दिया तो आप कैसे नाम लिखेंगे, किन नियमों का पालन करेंगे। दूसरी तरफ हम बात करेंगे, कोई आपको नाम दे दिया संकुल यौगिक का तो उसका सूत्र किस तरीके से हम लिख सकते हैं, वहां के नियम कुछ अलग होते हैं। तो हमें दोनों में अलग अलग नियमों की बात करनी है। पहले मैं बात कर रहा हूं सूत्र के आधार पर नाम लिखने की। यदि मैं पहले सूत्र के आधार पर नाम लिखने की बात कर रहा हूं तो यहां पर जो हमारे संकुल यौगिक होते हैं उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक होते हैं मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, एकल केंद्रित संकुल। दूसरे होते हैं हमारे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। और ये होते हैं हमारे बहुकेंद्रित संकुल। ठीक है, अब एकल केंद्रित संकुल से या मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से मतलब यह है कि वहां पर एक ही प्रकार का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब मेटल की, जब हम वहां पर मेटल आयन की बात कर रहे हैं, लिगेंड्स की हम बात कर रहे हैं, एकल केंद्रित केवल एक ही प्रकार का मेटल आयन वहां पर प्रेजेंट है तो वो आ जाएगा हमारा एकल केंद्रित संकुल यौगिकों में। लेकिन यदि हम बात करें किसकी, बहुकेंद्रित संकुल यौगिकों की, तो यहां पर एक से अधिक प्रकार के मेटल आयन हो सकते हैं। तो इस वजह से जो हमारे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होते हैं या बहुकेंद्रित संकुल होते हैं उनका भी नामकरण हम दो तरीके से करते हैं, या दो तरीके से हम उनके नामकरण को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है सेतुबंध युक्त बहुकेंद्रित संकुल। ठीक है, जहां पर सेतुबंध बन रहा हो, ब्रिज बॉन्ड बन रहा हो। और दूसरा होता है हमारा धातु बंध युक्त बहुकेंद्रित संकुल। तो जहां किसी भी ऐसा संकुल यौगिक जहां पर दो या दो से अधिक प्रकार के मेटल आयन हैं, वो या तो ब्रिज बॉन्ड के द्वारा, ब्रिजिंग लिगेंड वहां पर जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा वो आपस में टच में हैं, या फिर उनके बीच में मेटल बॉन्ड बन रहा है। तो यहां पर नामकरण करने के लिए अलग नियम है, यहां पर नामकरण करने का तरीका अलग है। इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं बहुकेंद्रित संकुल। और लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सूत्र के आधार पर नाम लिखने की। यहां पर हमने दो तरीके से बांटा है, एक मोनोन्यूक्लियर, दूसरा पॉलीन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर से मतलब है वन टाइप ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट, केवल एक ही तरीके का मेटल आयन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक से अधिक प्रकार के होते हैं, वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो ब्रिजिंग हो या फिर मेटल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हों। और तो हमारा एक तो हो गया, यहां से नामकरण के नियम पढ़ने हैं, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। ठीक है, अब हम यहां बात करते हैं कुछ इंट्रोडक्शन की, कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि जब हम रूल की बात करेंगे तो रूल्स में, क्योंकि हम पहले बात करेंगे सूत्र के आधार पर नाम लिखने की, तो देखिए कोई भी हमारा जो भी उपसंयोजक यौगिक हम मान करके चलते हैं
उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट साधारण आयन होता है, एक पार्ट संकुल आयन होता है, और दोनों को मिलाकर के हमारा उपसंयोजक यौगिक बनता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई M, ये कोई L है और यहां पर N, और ये प्लस माइनस यहां पर N जोड़ दिया और यहां पर कुछ जोड़ दिया A। या दूसरा तरीका, अब यहां पर इसके दो पार्ट है कोई भी संकुल यौगिक, ये वाला जो पार्ट होता है इस ब्रैकेट से या तो बाईं ओर, इस समय ये बाईं ओर है, ऐसा भी हो सकता है कि M L N और यहां पर जुड़ा हुआ हो A, तो ये हो गया हमारा दाईं ओर। तो या तो इस ब्रैकेट के बाईं ओर वाला भाग या दाईं ओर वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, प्रति आयन कहलाता है, काउंटर आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, काउंटर आयन या प्रति आयन कहलाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आयनिक स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट होता है ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो हमारा क्या है, समन्वय मंडल। ब्रैकेट के दाईं ओर या बाईं ओर वाला भाग हमारा काउंटर आयन या आयनिक स्फीयर कहलाता है, जबकि ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या समन्वय मंडल। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के हमारा क्या बनता है, कोई भी संकुल यौगिक बनता है। जब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर या समन्वय मंडल के लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब बाईं ओर, जब कोई आयन प्रेजेंट होता है तो ये क्या होता है, धनायन होता है। कैसा होता है, धनायन होता है। जबकि जब दाईं ओर प्रेजेंट होता है तो ये किसकी तरह कार्य करता है, ऋणायन की तरह कार्य करता है। जो भी ब्रैकेट में प्रेजेंट होता है वह संकुल आयन होता है। ब्रैकेट के बाहर दाईं ओर या बाईं ओर वाला जो भाग होता है वह साधारण आयन होता है, चाहे वह धनायन हो सकता है चाहे वह ऋणायन हो सकता है। उसको हम प्रत्यायन भी बोलते हैं और वो आयनिक मंडल में उपस्थित होता है। जबकि अंदर वाला हमारा क्या कहलाता है, समन्वय मंडल कहलाता है। आप सभी जानते हो ये आपका क्या होता है, मेटल होता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल लेते हैं। एल हमारा क्या दिखाता है, लिगेंड्स को दिखाता है, और एन हमारा क्या दिखाता है, समन्वय संख्या को दिखाता है। कितने लिगेंड्स उस धातु आयन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो जुड़ने वाले लिगेंड कैसे हैं। यदि मोनोडेंटेट है तो हम डायरेक्ट संख्या को लिख देते हैं जितने दिखाई देते हैं, लेकिन यदि वो लिगेंड बाइडेंटेट है, द्वैदंतुक हैं या त्रिदंतुक हैं, तो उसमें जितने दाता परमाणु होते हैं, दाता परमाणुओं की संख्या का गुणा हम यहां पर जितने उपस्थित लिगेंड हैं उनसे करके उस धातु आयन की समन्वय संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात किसी भी संकुल यौगिक में, किसी भी समन्वय मंडल में धातु आयन से जुड़े हुए लिगेंड, एक तंतुक लिगेंडों की संख्या ही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। यदि जुड़ने वाले लिगेंड द्विदंतुक, त्रिदंतुक या चतुर्दंतुक है तो उनमें उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या को वास्तविक संख्या से गुणा करके उस धातु की समन्वय संख्या को ज्ञात किया जाता है। यहां से हम धातु के ऑक्सीकरण अवस्था को भी निकालते हैं और उन ऑक्सीकरण अवस्था को निकाल करके हम रोमन के रूप में लिखते हैं। तो वहां हम बात करते हैं सूत्र के आधार पर नाम लिखने की। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के दाईं ओर या बाईं ओर वाला भाग हमारा काउंटर आयन या आयनिक स्फीयर कहलाता है, जो कि धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है, एक साधारण आयन की तरह व्यवहार करता है। जबकि अंदर वाला भाग जो कि ब्रैकेट के अंदर होता है सामान्यतः, उसमें मेटल और लिगेंड होते हैं, और जितनी संख्या में लिगेंड जुड़े हुए होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। और यहां पर ये संकुल आयन के किसको दिखा रहा है कि वह संकुल आयन किस तरीके का है, वो आवेशित है, धनावेशित है, या उदासीन है, या ऋणावेशित है। लिगेंड्स को भी हम सामान्यतः कुछ स्पेशल जो लिगेंड्स होते हैं उनका नामकरण भी, जो आप सभी जानते हो कि H2O है उसको हम एक्वा बोलते हैं, NH3 है उसको एमीन बोलते हैं। इस तरीके से हम उनका नामकरण करते हैं। तो जो सामान्य टर्म्स की हम बात कर रहे हैं वो मैंने आपके सामने रखी। हमें सूत्र के आधार पर नाम लिखने के लिए, और जो हम बात करेंगे एकल केंद्रित संकुल यौगिकों में किन किन नियमों का पालन करना होता है, उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।